हेलो एवरीवन। वन डे सब्जेक्ट्स चैनल में आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग। आप लोग इस चैनल के बारे में जानते होंगे। इस चैनल का मेन टारगेट बस इतना है कि जो बीटेक में हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो सेमेस्टर में आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है जो कि एग्ज़ाम से कुछ दिन अगर पहले भी पढ़ा जाए तो उनको हम ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। तो ये चैनल उन सब्जेक्ट्स के पढ़ाता है। उन्हीं में से एक ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6 में चलेगा AKTU के सिलेबस में। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे स्टार्ट करूँगी हमारे यूनिट 1 से, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा सिर्फ ये मोटो नहीं है कि इसे क्लियर करना है। ये सब्जेक्ट हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान। तो ये सब्जेक्ट पढ़ करके आप नंबर तो ला ही लेंगे और साथ में इतना अपने देश के संविधान के बारे में भी जान जाएंगे, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, यूनिट 1 ही अपने आप में 35-36 पेज की है। तो फिर और काफ़ी कुछ है इस यूनिट में जो बताना है और डिटेल में बताना होगा मुझे थोड़ा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इतना अगर आप ये लोग देख लेंगे, अगर ये सारे वीडियोस, आपका पेपर तो मतलब बहुत अच्छे से निकल जाएगा और साथ ही आपकी जो नॉलेज होगी भारत के संविधान के बारे में वो भी इनरिच हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टरी होगा, क्योंकि पहला मुझे सारे कुछ मीनिंग बताने हैं कि कौन सा क्या है। तो इसमें सिर्फ हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान है क्या? तो उससे पहले हम क्या है पहले ये जान ले संविधान के बारे में कुछ तथ्य। हमारे भारत का संविधान, भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सब पॉइंट्स आप कहीं लिखते भी जाइए, क्योंकि ये सब पॉइंट कहीं यहाँ पर इस बुक में दी नहीं है और ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट, इट्स द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। मतलब हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के जो एक कहते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने ही भारत का संविधान लिखा और उस समय में 1947 में जब देश की आज़ादी के समय, मतलब उसी दौरान ये सब लिखाया जा रहा था। और हमारा जो संविधान है वो कई बार उसमें संशोधन हुए हैं। सुनने होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन, संवैधानिक संशोधन। कई बार कुछ चेंजेस हुए हैं जो समय की मांग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह से फेल हो गया हो। और जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि भारत का संविधान, आज तक कई ऐसे देशों के संविधान भी लिखे गए हैं जो पूरी तरह से फेल हो गए हों, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जो कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने तरह के लैंग्वेजेस और इतने तरह के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक कभी इसका संविधान पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है। जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था वैसा ही मतलब कुछ चेंजेस के साथ वो चल रहा है, और वो चेंजेस ज़रूरी थे वो समय के साथ। वो इसीलिए हमारा संविधान भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया कि समय के अनुसार उसमें जो चीज़ चेंजेस चाहिए वो किया जा सके। हमारा संविधान जो है वो कुछ देशों के कुछ चीज़ों को बोरो करके बनाया गया है। कहीं किसी देश का कहीं से कुछ लिया गया है, किसी देश से कुछ लिया गया है, और ऐसे करके हमारा जो संविधान बनाया गया है उसमें सब तरह की चीज़ें डाली गई हैं जो पॉसिबली उस समय सोचा जा सकता था, आज़ादी के समय। ठीक है, तो अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्नड। मतलब एक तो दो होता है, एक किताब है संविधान के, जैसे एक किताब है
एक तो दो किताब है, एक संविधान की किताब है, एक कानून की किताब है। कानून अलग है, उसमें अपराध की सज़ा दी हुई है कि कौन सा अपराध करेंगे तो कौन सी सज़ा मिलेगी। जैसे 302 है, शायद मर्डर की है कि मर्डर करेंगे तो उसमें फिर कौन सी क्या सज़ा है। संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में यहाँ कोई अपराध या वो सब की चीज़ें नहीं बात कर रही है। संविधान क्या कर रहा है, सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियम, ये भी नियम बता रहा है, नियम और प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न, कि एक देश चलना कैसे चाहिए। ठीक है, हम जैसे कोई भी चीज़ अगर बात करें, अगर कोई बिजनेस ही बात करें तो वहाँ पर भी कुछ एक वहाँ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बिना नियम कानून के, बिना नियम कायदे के अगर सबकी पावर्स को स्पेसिफाई करना, अगर पावर्स को बांटा नहीं जाएगा तो लोग आपस में झगड़ते रहेंगे। तो यही काम हमारा संविधान करता है। संविधान क्या किया, हमारे पावर्स को बांट दिया आपस में। हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड एंड व्हाट राइट्स सिटीजन्स पोजेस। जो पावर है हमारे, अगर 3 स्तंभ जिनको कहा जाता है, 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये सब आप पढ़ेंगे आगे चल करके धीमे धीमे, तो पेशेंस रखिए। ये हमारे 3 स्तंभ कहा जाते हैं। और एक चौथा इमेजिनरी स्तंभ भी जिसको कहा जाता है वो है मीडिया। तो लेजिस्लेचर यानी कि हमारा जो संसद है या जो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट है, और जुडिशरी जो हमारे कोर्ट्स हैं। तो ये 3 स्तंभ बताते हैं, ये मेन 3 स्तंभ है। फिर उसमें लॉ एंड ऑर्डर, हर तरह की चीज़ें, हर तरह के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सबकी अलग अलग अनुच्छेद में डाला गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। अलग अलग अनुच्छेद और पार्ट में डाला गया है और सारे सबकी पावर को डिफाइन किया गया है, जिससे भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। अगर झगड़ा होता भी है तो फिर ये दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर इस संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और इसके बेसिस पे हम कोई पावर या फिर किसी तरह की चीज़ें एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या है, सब धीमे धीमे पता चलेगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें संविधान में दी हुई हैं। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स, लीगल पॉलिटिकल रूल्स दैट आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन इन द स्टेट, बाइंडिंग ऑन एवरीवन इन द स्टेट इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो सबके ऊपर लागू होता है। स्टेट का मतलब कि जो भी हमारी बाउंड्री, स्टेट यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वो नहीं है। स्टेट का मतलब है टेरिटरी, जो भी हमारे भारत की जितनी भी जो भी टेरिटरी में आता है उसको हम एक स्टेट कहते हैं। तो जो भी उस स्टेट के अंदर आ रहा है उस पे ये सारे नियम कानून लागू होते हैं, कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है। सेकंड, कंसर्न द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। मतलब कि जो सरकार की और जो हमारे नागरिक की राइट्स हैं उनके बीच में एक जो भी स्ट्रक्चर है और उसके बीच क्या ऑपरेशन होते हैं उन दोनों के बीच में, ये चीज़ें वो उसको टैकल करता है। आर बेस्ड ऑन वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी, मतलब पब्लिक के जनहित में बनी है। आर हार्डर टू चेंज देन ऑर्डिनरी लॉज। आप लोग ये सुने होंगे जैसे संसद में कभी बिल पास किया जाता है तो एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक संविधान संशोधन बिल होता है। पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे जीएसटी था हमारा 101 और कई सारे हैं, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब अभी तक जितने होते हैं सब आगे पढ़ेंगे आप। तो ऑर्डिनरी बिल कोई लॉ लाने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितना कि संवैधानिक संशोधन बिल को पास करने में होती है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है उसको पास करने का। 5वां है, एज अ मिनिमम मीट द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूमन राइट्स। कि जो भी हमारे इंटरनेशनल क्राइटेरिया हैं
एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, वो भी उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब मान लीजिए कि कोई स्टेट ही है, तो स्टेट के अगर स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो भी संविधान में लिखा हुआ है कि कौन हमारे स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है और किस तरह से कर सकता है। तो ये चीज़ हमारे संविधान में लिखी हुई है और उसी रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से ही हमारे संसद में उसके रिगार्डिंग बिल पास होता है। राइट। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर, किस तरह की पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसका नेचर और अथॉरिटी, मतलब उसके पावर्स को डिटरमाइन करना। मान लीजिए जैसे हमारा एक सेंटर है, सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है, ठीक। अब सेंटर और स्टेट के बीच में हमारा जैसे फेडरल कंट्री है ना, कि सेंटर और स्टेट के बीच में कई बार फ्रिक्शन होते रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है। तो हमारा जो संवैधानिक है सेंटर को थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता देता है, मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर स्टेट में तो जनरली सेंटर जीतता है। तो ये कहाँ से इसको अथॉरिटी मिली है, यहाँ से ये हमारे संविधान में लिखी हुई है कि अगर ऐसा कोई दिक्कत होगा, हमारे 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब पढ़ेंगे आप बाद में। तो जो सेंट्रल होता है, जो यूनियन लिस्ट होती है, सेंटर सिर्फ तीनों पे बना सकता है, उसके भी क्या प्रोसेस है। तो ये जो अथॉरिटी मिल रही है सेंटर को, ये कहाँ से मिल रही है, ये हमारे संविधान से मिल रही है। इजीली कोई फिर उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता। राइट। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी। कोई भी नेशनल कम्युनिटी है, उसके जो आइडेंटिटी और वैल्यूज़ हैं वो उसे बता सकता है। जैसे हमारी जो हमारे देश की बात करें तो हम अपने एक सेक्युलर कंट्री हैं, राइट। ये प्रियम्बल में हमारे मेंशन्ड है। प्रियम्बल वो होता है, आगे वो आप वो भी पढ़ेंगे डिटेल में काफ़ी। प्रियम्बल अभी बस हल्के से जान लीजिए कि वो जो पहला इंट्रोडक्टरी पेज है, जो एक ब्रीफ इंट्रो देता है हमारे संविधान का, उसे हम प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशंस कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। जैसे कि हमारे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो और राइट्स का है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारा आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 12 से 35, और फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू होती है हमारे जो आर्टिकल 51A है। तो ये भी हमारी चीज़ें संविधान में डिक्लेयर्ड है। Next is Constitution can establish and regulate the political institutions of the community, defining the various institutions of government, prescribing their composition, powers and functions, regulating the relations between them. इसका क्या मतलब है, इतना बेसिक समझिए कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स क्या क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स में, अलग अलग आर्टिकल में वो डिफाइंड है। तो यही है कि सारे पावर्स एंड फंक्शन, हर किसी के पावर, हर किसी के फंक्शन हमारे एक एक आर्टिकल के अंदर वो लिखे हुए हैं। तो जो भी डिसीजन होता है वो उसी बेसिस पे होता है कि इस अनुच्छेद, इस आर्टिकल के अनुसार हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इसके बेसिस पे है, तो वो संविधान के अनुकूल है। अगर कोई ऐसा डिसीजन हुआ जो संविधान के खिलाफ है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सब गवर्नमेंट कम्युनिटी, सब स्टेट कम्युनिटीज। जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे सेंटर है, स्टेट के अंदर फिर आपके पंचायत आ जाते हैं, पंचायत। तो ये सारे जो अब पंचायत कब आई, हमारी 1992 में
पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, पहले ये नहीं थी। तो फिर अगर ये आई तो यहाँ पर पंचायत को भी पावर दी गई, तब ये आ पाया है। तो अब जो पंचायत जो भी एक्सरसाइज कर रही है, पावर एक्सरसाइज कर रही है, वो इसलिए क्योंकि अब वो संविधान में लिखा गया है। तो अब ये संविधान क्या किया, उसने पावर को शेयर कर दिया, स्टेट के और सेंट्रल के पावर्स को शेयर कर दिया, जो और सब डिवीजन कर दिया यहाँ पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ करके। तो ये हमारा लोकल लेवल पे ये संविधान इस तरह से काम करता है। हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई है, जिसके बेसिस पे वो काम हो रहा है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एट द इंटरसेक्शन ऑफ लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब अलग अलग लीगल, सोशल और पॉलिटिकल वे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट। लीगल इंस्ट्रूमेंट कैसे? भाई सीधी सी बात है कि हमने सारे रूल ऑफ लॉ बता दिए हैं। अब रूल जो बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो वो लीगल है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो इलीगल है, राइट। इट मेक्स द ऑपरेशन ऑफ पावर प्रोसीजर प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब अगर हम मान लीजिए कि ये काम किए हैं, कुछ ऐसा काम किए हैं और वो चीज़ संविधान में लिखी हुई है, संविधान में तो लिखी हुई है, तो हमें मालूम है कि इसके अगर ऐसा करने से हमें क्या उसके दुष्परिणाम या फिर सुपरिणाम मिल सकते हैं। अगर हमने अपने पावर या अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है, अगर हमें किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है कुछ भी करने की, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर की जो पावर्स अथॉरिटी डिटरमाइन की गई है वो उसके संविधान में उसके अकॉर्डिंग के लिए नहीं है, तो उसको मालूम है कि अगर मैं संविधान के अगेंस्ट गया तो उस मेरे लिए फिर दिक्कत होगी, राइट। देन अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ, प्लेसेस लिमिट्स ऑन द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी कर ले, सबके पावर डिफाइंड है तो सबके हाथ बंधे हुए हैं, जो कि ज़रूरी है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये सब कुछ पॉइंट्स ना, जैसे आप इसको अगर आता है पॉइंट वाइज इसको नोट करते रहिए, पॉइंट वाइज आएगा, आप इसे लिख करके एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स दैट ऑर्डिनरी स्टैट्स हैव टू कंप्लाई विद, और सबको ये उसको मानना होता है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज एज सोशल डिक्लेरेशंस। ये हुआ था लीगल, अब था एज सोशल डिक्लेरेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन अटेम्प्ट्स टू वैरिंग डिग्रीज टू रिफ्लेक्ट द shape society, for example by expressing the existing common identity and aspirations of the people, by proclaiming shared values and ideas. These provisions are generally found in preambles and opening. ये बेसिकली कह रहा है कि जितने आप जो सोशल डिक्लेरेशन है, मान लीजिए हमारा कंट्री तो वैसे बहुत डाइवर्स है, तो हर एक कल्चर की, हर एक आइडेंटिटी की चीज़ें को देखते हुए वो उसको लिखा गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी बैन है, हमारे देश में अनटचेबिलिटी बैन है। क्यों बैन है? तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको डाला गया है। राइट टू इक्वालिटी, ये हमारी फंडामेंटल राइट है। तो रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, इन सब से परे उठ करके भी हमारी सारी चीज़ें जो सोशल बैरियर्स हैं, मान लीजिए जेंडर को लेकर के जो सोशल बैरियर है, तो संविधान कहता है कि ऐसा नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी एक मेल को है वो फीमेल को भी है, राइट। तो ये सारे जो सोशल बैरियर्स है वो दिया हुआ है हमारे संविधान में। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब पॉलिटिकल क्या है? नाउ प्रेस्क्राइब्स कंट्रीज डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस constitutes identity, the supreme power, distributes power in a way that leads to effective decision making and provides a framework for continuing political struggle. जैसा कि मैंने शुरू में बताया, क्या है? The political provisions show how state institutions, that is parliament, यानी हमारा जो legislature है, executive, courts,
यानी जुडिशरी, हेड ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़, इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ये सब कैसे कैसे काम करेंगे। हमारा जो कंट्री है या आप कोई भी कंट्री, हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर है, सेंटर में उसमें हमारे जो एक प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर स्टेट में भी ऐसे हमारे गवर्नर हैं, फिर चीफ मिनिस्टर हैं, फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर पंचायत हैं, पंचायत में भी फिर आपके जो फिर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी होती हैं। साथ ही में फिर हमारे जो ऑल इंडिया सर्विस होता है, ठीक है, जैसे हमारे IAS, IPS, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस 3 होती हैं, ऑल इंडिया सर्विस 3 होती हैं, जो कि होती है एक IAS, फिर होती है IPS और एक होता है IFS। IAS आप जान रहे होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक और IFS होता है, वो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, बट वो ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता है। ये फॉरेस्ट सर्विस यानी जंगल वाला फॉरेस्ट आता है आपका। तो ये भी हमारे संविधान में इनकी पावर्स लिखी गई हैं। इसीलिए इन 3 जो कहा जाता है ना कि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो क्यों पावरफुल होते हैं? क्योंकि इनको निकाला नहीं जा सकता आसानी से। एक बार इनकी नौकरी जो लग गई तो फिर इनको ऐसे नहीं कि आप जो चाहे निकाल दें। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं वो संविधान से ड्रॉ कर रहे हैं। इनका आर्टिकल कुछ 310 वर्ष से शुरू होता है, 9 या 10 से, जो ऑल इंडिया सर्विस होती है। ये जो हमारे IAS होते हैं, IPS होते हैं, IFS होते हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है IAS सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके पास मतलब इनको निकाल पाना नौकरी से इट्स वेरी वेरी टफ। इसीलिए बहुत कम आप देखे होंगे कि किसी IAS को नौकरी से निकाला गया। केस वेस चल रहा हो सकता है। अब चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब अगर आप कुछ गलत करते हैं तो फिर बदलाव आ रहा है। तो सब देखते रहिएगा, ठीक। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज द इंटरसेक्शन ऑफ लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट इज what does a constitution typically contain? What does a constitution typically contain? क्या क्या वो कंटेन करता है? तो भाई डिविजन्स, सबसे पहला डिवीजन, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इन पार्ट्स, टाइटल्स, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, सेक्शंस, पैराग्राफ एंड क्लॉसेस बता चुके हैं। कई पार्ट्स है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में है, ठीक है, फिलहाल 25 पार्ट्स में है, और आर्टिकल भी कुछ 400 के अराउंड है, 400 से ज़्यादा ही होंगे या उतने अराउंड है, 400 के नियर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ठीक। फिर उसके अरेंजमेंट कैसे कैसे अरेंज किया गया है। जैसे अगर मैं पहले से 1 to 11 बताऊं तो 1 to 11 आर्टिकल 1 to 11 आपके जो देश की बाउंड्रीज हैं और जो टेरिटरी है उसके बारे में डिफाइन किया गया। फिर जो आर्टिकल मैंने बताया, आर्टिकल 12 to 35, ये हमारे फंडामेंटल राइट बताते हैं। फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे? 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। पढ़ेंगे आगे चल कर के, सारे आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सो घबराइए मत। नेक्स्ट इज द लेआउट ऑफ अ टिपिकल। तो इसमें क्या क्या है, पहला देखेंगे प्रीएम्बल। Preamble, a statement of the overarching motives and goals of the Constitution making exercise, sometimes referring to the important historical event, national identity और values। जो पहला आप जिसमें ये लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिकॉग्नाइज एंड ऑल दैट, वो जो सेक्शन है वो हमारा प्रीएम्बल है, राइट। वो एक इंट्रोडक्टरी पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट इज प्रेलिमिनरीज। प्रेलिमिनरीज क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉवरेनिटी और ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, द नेम ऑफ टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट, सिटीजनशिप एंड फ्रेंचाइज, स्टेट आइडियोलॉजी। मतलब बेसिक जो प्रेलिमिनरी, प्री मतलब जो बेसिक चीज़ें कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट की कितने बाउंड्रीज है हमारे, क्या क्या है, जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट इज़ योर फंडामेंटल राइट, जो 12 से 35 आते हैं हमारे देश के लोगों के पास, हर तरह के लोगों के पास किस किस तरह के अधिकार हैं।
कि अगर हमारे कोई अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसको ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का केस कर सकते हैं, जो कि होता है अंडर आर्टिकल 32। ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई किया जा सकता है, लोअर कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। तो इसीलिए अगर किसी के आप बेसिक अधिकारों का अगर आप छीन रहे हैं तो वो एक बड़ा अपराध माना जाता है और उसकी सज़ा भी बड़ी होती है। इसलिए बेसिक अधिकार किसी के नहीं छीनने चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ और पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स, यानी कि डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये रखा गया था ये सोच करके कि भाई उस वक्त 1950 के अराउंड 40-50 के अराउंड ये जब लिखा जा रहा था तो उस टाइम इतने सोर्स मीन्स तो थे नहीं, तो ये एक सेक्शन डाला गया कि आगे चल करके हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत पड़े, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया कि अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो कुछ भी रेफरेंस लेना हो तो इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं और हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। ये जानते हैं आपकी उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अगर कॉम्पोजिशन जैसे पार्लियामेंट में हमारे होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में कुछ 550 सीट है, राज्यसभा में 250 सीट है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है। लोकसभा 5 साल की होती है, राज्यसभा 6 साल की होती है, ठीक है। प्रिविलेज क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है सब, ठीक। फिर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट। तो उसके मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है, हम लोग वोट नहीं करते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो उसका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, उसके पावर्स क्या है, उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, जो कि प्रेसिडेंट के भी 5 साल है। अगर वो पहले डिसॉल्व हो गया तो उससे क्या होता है, अगर वो रिज़ाइन कर दिए या कुछ हो गया, कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते हम, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, राइट। तो प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जाता है, उनको कहते हैं अगर उनको कोई दिक्कत होती है उनसे तो फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स। भाई गवर्नमेंट सरकार कैसे बनती है, सरकार का क्या है, लंबी कहानी आप सब जानते ही हैं, इसी देश में रहते हैं तो सब देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट इज जुडिशरी यानी कि हमारे जो कोर्ट हैं, कोर्ट सिस्टम तीन वो भी लेयर्स में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा हेड है दिल्ली में। हर एक स्टेट में लगभग एक हाई कोर्ट है, कुछ स्टेट शेयर करते हैं हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कई फिर हर जिले में। फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो सरकारी वकील होते हैं उनके बारे में भी। देन सब नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल और डिजॉल्व पावर्स, लोकल गवर्नमेंट, सब नेशनल यानी कि जो हमारे स्टेट के हैं। फिर प्रोविजंस ऑफ रेफरेंडम्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सो कॉल्ड इंटीग्रिटी ब्रांच, इलेक्टोरल कमीशन, ओम्बड्समैन, ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। इनका मतलब इलेक्टोरल कमीशन जो हमारे इलेक्शन होते हैं, ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ओम्बड्समैन आरबीआई के होते हैं, या फिर उनको कहा जाता है जो किसी तरह की शिकायत वगैरह लेते हैं। फिर ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो हमारे कैग आते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे तरह के इंस्टीट्यूशंस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे संविधान से ही अपनी पावर ड्रॉ करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सेक्टर। सिक्योरिटी भाई सबसे अहम, इसीलिए इसको बोल्ड में भी रखा है, सॉरी कट गया, हाँ इसको बोल्ड में रखा है। सिक्योरिटी सेक्टर तो क्या है, कमांडर इन चीफ, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन मिलिट्री पावर। मिलिट्री की भी सारी जो कमांडर इन चीफ होते हैं, जो हमारे तीन है ना, बता कौन से, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 है। और इन तीनों के भी जो ऊपर अब
जो बैठते हैं वो है CDS, जो नया पोस्ट रिसेंटली निकला है। तो नेक्स्ट इज, पहले अब ये CDS पहले था नहीं, लेकिन इसको इंक्लूड किया गया बाद में, तो वही कहा जाता है संशोधन। द अदर मिसलेनियस प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप्स, लैंग्वेज लॉज, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, किसी और अगर किसी ग्रुप या लैंग्वेज के लिए डालना हो। एंड लास्ट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन, टाइम टेबल, ट्रांजिटरी प्रोविजन। अमेंडमेंट प्रोसीजर्स की उनको अगर बदलने की ज़रूरत हो, जैसे मैं बताया संशोधन के क्या क्या नियम हैं, संशोधन भी एक नियम के अनुसार होता है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन जो इस हम वीडियो में लेंगे वो ये है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? राइट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पहला देखते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू वर्क आउट अ गवर्नमेंटल फोरम विच एक्सरसाइजेस पावर्स एंड इंश्योर्स एट द सेम टाइम इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो हम जान गए कि है क्या, मतलब वो संविधान में लिखा हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? तो मतलब वही चीज़ कि वेज एंड मीन्स, अब रूल्स एंड प्रोसीजर्स, संविधान में रूल्स और प्रोसीजर्स तो लिखा गया, अब उसको किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब वेज एंड मीन्स टू वर्क आउट अ गवर्नमेंटल फॉर्म, कोई भी गवर्नमेंटल फॉर्म का मतलब यहाँ मतलब जैसे पूरी सरकार कैसे काम कर रही है, पूरा मशीनरी कैसे काम कर रहा है, वो विच एक्सरसाइजेस पावर्स एंड इंश्योर्स एट द सेम टाइम इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी की फ्रीडम या किसी की आज़ादी को छीन करके कोई काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करना है। हम सरकार काम कर रही है, साथ ही ये भी देख रही है कि जो लोगों की आज़ादी है और जो लिबर्टी है उसको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देयरफॉर शुड नेसेसरली बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि हमारे इंडिया में है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये भी आपको पता होगा। हाँ, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये वैसे है तो बहुत डेप्थ में चीज़ें, बट थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्या क्या है। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में आप अच्छे से सुनिए और समझिए। पहला क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान कैसा है? लिखित। मेरी गंदी हैंडराइटिंग के लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा संविधान लिखित संविधान है, इसीलिए मैं मिटा देंगे। इसकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी मतलब कोर्ट। ऐसा नहीं है कि जो सांसद, अगर ये नहीं है कि सांसद कोई नियम लगा करके कोर्ट को बाधित कर सकती है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को मान्य करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट तक का भी कोई लोअर लेवल का भी कोर्ट, वो किसी के अंडर नहीं आता है। मतलब किसी ऐसे, अगर प्रधानमंत्री को भी वो चाहे समन करना तो वो कर लेंगे, ठीक है, उनको किसी से परमिशन नहीं चाहिए। तो ये हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए इंडिपेंडेंट रखी गई है ताकि कोई किसी तरह के करप्शन उसमें ना इन्वॉल्व हो सके, एटलीस्ट ऑन पेपर। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अपने ही चीज़ों को एक बार रिव्यू करना। मतलब जुडिशरी एक बार, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, ठीक है, फैसला सुनाया, अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर सके। उसको नहीं ठीक लगा तो वो कहेगी कि हाँ ठीक है, इसको मेरे पास रेफर करो, तो वो फिर उसको रिव्यू करेगी, राइट। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का ही परचम लहराएगा, जो कानून है उसी की सुनी जाएगी। तो जो लॉ है, लॉ कानून, उसी का ही चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो वही है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जैसे मैंने आपको बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी। ये तीनों हमारे सेपरेट है, ये तो इंडिपेंडेंट है ही। फिर जो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है हमारे, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और लेजिस्लेचर जो हमारे हैं लोकसभा और राज्यसभा,
इसमें हम लोकसभा ही जैसे ज़्यादा काउंट करेंगे क्योंकि ये हाउस ऑफ द पीपल होता है। थोड़ा हौच पौच हो रहा है। ठीक, तो ये हमारे जो पावर्स हैं पहले से ही सेपरेट कर दिए गए हैं, वरना ये आपस में लड़ते रहेंगे। अगर जुडिशरी को सेपरेट नहीं किया जा सकता किया गया होता तो फिर हम कहते हैं कि हमारे जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पक्षपात है, लेकिन जो कि जुडिशरी सेपरेट है इसलिए हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें पक्षपात ना इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो हमारे इलेक्शंस हो वो साफ सुथरे हों, ये ऐसा संविधान कहता है, जो कि अच्छी बात है हो जाए तो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार सरकार। एट्थ इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आप जानते हैं, आपको अपने अधिकार, आदमी ड्यूटी करे ना करे फंडामेंटल राइट जरूर करता है। फंडामेंटल राइट जो आपके मानवीय अधिकार हैं उनके बारे में। एट्थ इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिफाइंड है जिस तरह से, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। मतलब एक फेडरल कंट्री है कि हमारे ऐसा नहीं कि सेंटर एकदम सुप्रीम हो गई, स्टेट को भी पावर्स मिले हैं और समय समय पर सेंटर और स्टेट अपने इनपुट देती रहती है। लास्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसका मतलब ये है कि पहले तो हमारे जैसे पहले सेंटर और स्टेट ही था, तो सारी पावर किसके पास थी? सेंटर के पास थी और स्टेट के पास थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आने का मतलब है यहाँ पर पंचायत भी आ गई। पंचायत के आने से मतलब है कि लोअर लेवल तक को भी पावर मिलने लगी। लोअर, क्योंकि ऊपर के लोग छोटी से छोटी चीज़ों परेशानियों को नहीं समझ पाते, लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ जब 1992 और 93 में आई, अपने 71वें 71 और 72 शायद 72 और 73 है, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से जब आई म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, तो उसे कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब कि किसी एक व्यक्ति विशेष या सिर्फ किसी एक ग्रुप के पास सारी पावर ना रहे, बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।